नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले पर। दरअसल इस पर बात करने की वजह यह भी है कि मेडिकल कॉलेज में तो बड़े घर के बच्चे आते हैं, खासतौर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन नर्सिंग कॉलेज में वो बच्चे आते हैं जिनका परिवार निम्न मध्यम वर्गीय होता है या वो निम्न वर्ग के होते हैं। और गरीब तबके के बच्चे जब 10-25 हज़ार रुपये की फ़ीस देकर नर्सिंग कॉलेज में भर्ती होते हैं, ये सोचकर कि वो किसी डॉक्टर के साथ सहायक की भूमिका करेंगे और इंजेक्शन लगाएंगे, ड्रेसिंग करेंगे और ग्लूकोज की बोतल लगाकर अपना जीवन गुजारा करेंगे। ऐसे परिवार के बच्चों के साथ जब ठगी होती है तब सीबीआई की जांच शुरू होती है। और सीबीआई की जांच भी अगर करने वाला भ्रष्टाचार करेगा तो फिर अमित शाह तो जांच करने नहीं आएंगे, गृह मंत्री, और ना नरेंद्र मोदी जांच करने आएंगे। तो सीधी सी बात है कि बाकड़ खेत खा रही है, ये छोटी सी कहावत है। मैं आज चर्चा की शुरुआत में एक बात और कहना चाहूँगा। जब कभी हम कॉलेज में पढ़ा करते थे उस समय फ्लाइंग स्क्वाड बनती थी नकल करने वालों को रोकने के लिए, और कई दफ़े फ्लाइंग स्क्वाड के जो टीम होती थी वो भी छोड़ती थी नकल करने वालों को। तो मुझे याद है कि उस समय एक प्रोफेसर ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि अगर फ्लाइंग स्क्वाड नकलची छात्र को नहीं पकड़ेगी तो फिर वाइस चांसलर नकल पकड़ने थोड़ी आएगा। तो सीधी सी बात है, 4 जून के बाद देश में नई सरकार आ जाएगी। देश में नई सरकार बनने के बाद जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर उन्होंने कहा है कि अभी तक जो उन्होंने 10 साल में किया है वो फिल्म का ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। खासतौर से भ्रष्टाचार के मामले में एक बात और बोल दूं कि 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक बार भाषण में कहा था कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। तो हमें लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश की नर्सिंग कॉलेज का करप्शन है, घोटाला है, इस पर 4 जून के बाद केंद्र सरकार, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संज्ञान लें तो हमको हैरत नहीं होगी। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की भी बाइट है, वो सुनेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के युवा पत्रकारों में शामिल धर्मेंद्र पैगवार जी। आज उन्होंने इस पर एक खबर भी लिखी है। सामाजिक सरोकार से जुड़े उमाकांत मिश्रा जी, और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथी पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। चर्चा की शुरुआत के पहले सुनते हैं हेमंत कटारे ने क्या कहा और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जुड़ा हुआ विषय है और लाखों छात्रों का भविष्य से प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे सख्त कार्रवाई की। यदि सरकार नहीं करती है तो चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सड़क के ऊपर, हम लोग उसमें आंदोलन भी करेंगे। और जब तक छात्रों को न्याय नहीं दिलवा देते हैं, जब तक हम लोग इस महाघोटाले को सही अंजाम पर नहीं ले जाते, तब तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़े। तो मुद्दा ऐसा है कि मौके पर कांग्रेस ने भी चौंका लगा दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को उजागर करने वाले एक एडवोकेट हैं, हम उनका भी नाम का जिक्र करेंगे कि उनकी शिकायत पर ये मामला पूरा उजागर हुआ है। सीबीआई ने इसमें जांच शुरू की है। सबको भरोसा था कि सीबीआई अच्छी जांच करेगी, लेकिन इसमें जो इस भ्रष्टाचार के सूत्रधार में जो हीरो निकले हैं, खलनायक निकले हैं, वो व्यापम कांड की भी जांच कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि व्यापम कांड में भी बड़े घोटाले हुए होंगे, घोटाले दर घोटाला। इस पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे हमारे साथी धर्मेंद्र पैगवार जी के साथ। धर्मेंद्र जी, चूँकि आपने इस पर एक खबर भी लिखी है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो खबर लिखता है, जो खबर का जनक है, चर्चा की शुरुआत उससे होनी चाहिए ताकि आप सारे मुद्दों को समेट लें, और उसके बाद गौरव जी चतुर्वेदी जी और उमाकांत जी भी इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पहले आपकी बात। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला लगभग 5 साल पुराना है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे कॉलेजों को परमिशन दी गई जो तो या तो कॉलेज धरातल पर नहीं थे, या एक बिल्डिंग में कई कॉलेज चल रहे थे, या एक 2-2 कमरे के कॉलेज थे, या उनके पास अस्पताल की सुविधा नहीं थी, या नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग की ट्रेनिंग देने के लिए उनके पास कोई पर्याप्त लैब या मरीज नहीं थे। इसको लेकर छात्रों के एक समूह ने शुरुआत की, आंदोलन किए, और जब स्थिति बिगड़ती चली गई तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी किसी भी अपनी एजेंसी से जांच नहीं कराई और विभाग के स्तर पर इसकी जांच होती रही, तब बच्चे, एक रवि परमार हैं जिन्होंने इसको लीड किया, वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गए और वहाँ डबल बेंच ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। इस बीच एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 साल से
नर्सिंग का कोई भी बैच पास नहीं हुआ है। 4 साल से परीक्षा नहीं हुई नर्सिंग की। जैसा कि राघवेंद्र सिंह जी ने बताया कि जो लोग नर्सिंग का कोर्स करते हैं वो मेल नर्स या फीमेल नर्स अस्पतालों में काम करते हैं, नर्स के रूप में या सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में, और ये बहुत गरीब तबके के बच्चे होते हैं, पिछड़े इलाकों से आते हैं, दलित वर्ग के बच्चे होते हैं जो ये कोर्स करते हैं। और फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सिर्फ नर्स बनने के लिए अस्पताल में सबसे छोटा काम करने के लिए सरकार को 50,000 1 लाख रुपए फीस देकर कोर्स कर रहा है, तो बस आप समझ सकते हैं कि वो कितना पिछड़ा होगा मानसिक रूप से भी। लेकिन उसको बीएससी नर्सिंग होती है, बीएससी नर्सिंग करना होता है या डिप्लोमा होता है। उसके नाम पर मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से एक बड़ा घोटाला चल रहा था। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल लोगों को कॉलेज की परमिशन दे रही थी और परीक्षाएं हो नहीं रही थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त प्रोफेसर भी नहीं थे, और ये घोटाला की गूंज पिछले 5 साल से सुनाई दे रही थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो बच्चों को ये लगा कि अब सीबीआई जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, और जिन लोगों ने भी खेल किया है वो कोई भी लोग, वे पकड़े जाएंगे, वे सलाखों के पीछे होंगे और बच्चों को न्याय मिलेगा, उनकी परीक्षा समय पर होंगी, और जो बैच पहले नहीं आ पाए हैं उनको भी राहत मिलेगी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, और एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी यदि उसके साथ अन्याय होता है, भले ही वो थाने स्तर का मामला हो, वो बातचीत में कहता है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई पे लोगों का इतना भरोसा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीबीआई की साख पर बट्टा लगाने का काम उसके ही अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने किया है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी राहुल राज इंस्पेक्टर पकड़े गए, और वो पकड़े गए उसके बाद उनको बर्खास्त भी कर दिया गृह मंत्रालय ने। लेकिन ये वही राहुल राज हैं जिन्होंने व्यापम की जांच एसटीएफ ने की, और एसटीएफ की जांच जब सही नहीं हो पाई तो बहुत सारे एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश में सीबीआई की जांच हुई। लेकिन जब सीबीआई की जांच हुई तो उसमें राहुल राज टाइप के अधिकारी ही थे। तो एक बार फिर ये मांग उठ रही है कि इन लोगों ने जो जांच की उसको हम कैसे सही मान सकते हैं। आप देखिए, व्यापम का कोई बड़ा आरोपी अभी तक किसी भी सफ़ेद पोस्ट को, किसी भी बड़े आरोपी को, जो बड़े मेडिकल कॉलेजों के मालिक हैं, उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई है। तो ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी में क्या हो रहा है। बिल्कुल। दरअसल ये मामला सिर्फ इतना सा नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश इसकी चपेट में है, और जो हमें जानकारी है कि लगभग 650 नर्सिंग कॉलेज हैं जो ये घोटाले कर रहे थे। अब इसमें अरबों का घोटाला हो सकता है, ये हमारा एक अनुमान है, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज में अगर 600 नर्सिंग कॉलेज हैं, 650, और उनकी जो जांच रिपोर्ट अगर ठीक से दे दी गई तब तो फिर अपराधी पकड़े जाते, उन पर कार्रवाई होती। लेकिन जांच रिपोर्ट ठीक से ना जाए, इसी पर तो खुलासा हुआ है कि ये जो बागड़ है वही खेत खा रही है। गौरव जी, मामला ये है कि ये मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां इस घोटाले के आरोप में जो सीबीआई की जांच है उसने कोई, अभी हमारे पास कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ निकल के आ रही है उसमें अनुमान है कि घोटाले दर घोटाले हुए हैं। पहले तो नर्सिंग कॉलेज के लोगों ने घोटाला किया, फिर नर्सिंग एजेंसी जो मान्यता देती है उसने घोटाला किया, अब उसके बाद उसकी भी जांच करने वाली कोई एजेंसी वो भी घोटाला कर रही है। तो फिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ? मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था, क्या फिर गृह मंत्री अमित शाह जांच करने आएंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच करने आएंगे? मैं एक राज्य के घोटाले पर देश के पीएम और गृह मंत्री तक का नाम ले रहा हूँ। मामला इतना ही संगीन है। आपकी राय, ये जो मसला है इस पर क्या 4 जून के बाद आपको लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी या बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, स्वाभाविक तौर पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है राजीव जी कि जब मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला चर्चित हो रहा था, जिसकी जांच सीबीआई ने भी की, एसटीएफ ने भी की, उस समय ये घोटाला पैरेलल चल रहा था। और पैरेलल तब चल रहा था जब मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी इन्हें अनुमतियां दे रहे थे और इनके माध्यम से अपना कामकाज संचालित कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में, और अगर हम देखें कि व्यापम के मामले में भी जो जांच हुई थी, उस समय भी जांच के कारण कई ऐसे लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित किया गया जिनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और जो इन्वॉल्व थे वो इस केस से बचे रहे। इसके कारण कई लोगों ने अपने घर परिवार बेचे, जमीनें बेची इन मामलों से निकलने के लिए। दूसरा,
कई पीड़ित परिवारों के वरिष्ठ सदस्यों तक ने सुसाइड की है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे। उन जानों की कीमत तो नहीं आंकी जा सकती है, उन परिवारों के ऊपर जो विपदा रही वो नहीं आंकी जा सकती। लेकिन इस मामले में भी अपने आपको नर्सिंग घोटाले की बात करूं तो इसी प्रकार लगभग 60 कॉलेजों को सूटेबल बनाकर बाकी कॉलेजों को उलझाने का काम भी किया गया और इसके बदले में पैसा भी मोटा वसूला गया। तो जो व्यापम में हुआ था कि जो इनोसेंट था उसको आपने पनिश कर दिया और जो पनिशेबल होना था उसको आपने इनोसेंट बना के बाहर कर दिया। और उस समय ये जो जांच जो अनुमतियां देने वाले विभाग हैं ये क्या कर रहे थे, दूसरी चीज इसके जांच के साथ साथ अब इन विभागों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, इन विभागों को भी जांच के घेरे में लेना चाहिए, कैसे अनुमतियां दी गई, किस तरीके से आगे कामकाज किया गया। और इसके साथ साथ एक और बात आपको मैं राघवेंद्र जी बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन को भी बहुत बड़ा नुकसान नर्सिंग घोटाले के साथ साथ पहुंचाया गया है। नर्सिंग कॉलेजेस में जो छात्र पढ़ते थे उनकी छात्रवृत्ति के नाम पर पैसा निकाला गया और उन छात्रों को दिया नहीं गया। एक तरफ छात्रों से भारी भरकम फीस वसूली गई और दूसरी तरफ छात्रवृत्ति घोटाला भी कर दिया गया। ऐसे मामले को अब गंभीरता के साथ जो भी जांच एजेंसी जांच करे और उसे पूरे मामले को एक सही करना होगा। सिर्फ 4 टीमें बनाकर या 11 टीमें बनाकर कोई काम नहीं चल पाएगा। बड़े स्तर पर इसकी जांच होना चाहिए और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में जो भी नर्सिंग कॉलेजेस चल रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं जी, उनमें इस तरीके की कोई गड़बड़ियां ना हो, उन सबको भी अब घेरे में लेना चाहिए और शासन को एक ऐसा आदेश जारी करना चाहिए कि जो नॉर्म्स तय है नर्सिंग कॉलेजेस या अन्य शिक्षा संस्थानों के, उन नॉर्म्स को पूरा करने पर ही कॉलेज संचालित करने की अनुमति दी जाए या यूनिवर्सिटी संचालित। बिल्कुल गौरव जी, दरअसल ये मामला ऐसा है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। अनुमति देने वाले पैसा खा रहे हैं, अनुमति देने के बाद जांच करने वाली एजेंसी पैसा खा रही है। जांच करने वाली सिर्फ सीबीआई नहीं, जो प्राइमरी स्टेज पर सरकार की एजेंसी होती है, उसके बाद जिन लोगों ने पैसा देके परमिशन ली है, कॉलेज खोलने की अनुमति ली है और वो कॉलेज खोल रहे हैं, वो पैसा खा रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास वो जो पैरामीटर्स हैं, जो मानदंड है, उतनी उनके पास जगह है, ना उनके पास टीचिंग स्टाफ है, ना उनके पास वो सारी लैब है और ना उनके पास उतने अस्पताल और उनके बेड हैं। तो सवाल है कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक जुर्म है, कोई जमानत पर है तो कोई फरार। यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। अगर उमाकांत जी खुदा न खास्ता हाई कोर्ट अगर इसमें इनिशिएटिव लेकर ये जांच की घोषणा नहीं करता तो राज्य सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं था। ये घोटाले चल रहे थे और अनंत काल तक चलते रहते। हाई कोर्ट की आदेश पर 60 टीम बनाई गई सीबीआई की। आप देखिए कि इसमें ढीठपना, हिम्मत देखिए, ना तो कानून का डर है, ना नैतिकता का डर है और ना जिस सीबीआई के अधिकारी के रूप में वो काम कर रहे हैं उनको इस बात का डर है कि जिस एजेंसी पर वो काम कर रहा है उस एजेंसी की पूरी देश में और पूरी दुनिया में इज्जत खराब हो जाएगी। आपकी राय कि ये जो सारा मामला है इसमें सब पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। एक सीबीआई अफसर को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, ये तो उसका एक पुर्जा है, बाकी पूरे सिस्टम में ही दीमक लगी हुई है, सब सड़ा गला हुआ है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, बहुत दुखद है। देखिए, सीबीआई देश की एक ऐसी प्रतिष्ठित इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिस पर जनता का अटूट विश्वास है। छोटी छोटी बातों में भी लोगों की, जनता की खासतौर से मांग होती है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और सीबीआई जांच की मांग आदमी इस उद्देश्य के साथ करना चाहता है कि यहाँ पर जांच सही होगी। अब ये घोटाले में घोटाले जैसी बात हो गई। मुश्किल ये है कि जिनके हाथ में घोटालों को उजागर करने की जिम्मेदारी है वो हाथ खुद घोटाले में शामिल हो गए। बहुत दुखद है। दुखद इसलिए और ज्यादा है कि जैसा अभी आप बता रहे थे, धर्मेंद्र जी भी बता रहे थे, गौरव जी भी बता रहे थे कि इससे उन बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है जो बच्चे निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं या निम्न वर्ग से वो नहीं भी आते हों, उच्च वर्ग के भी बच्चे भी हों। किसी भी बच्चे का, खासतौर से ऐसे स्टूडेंट्स का, ये पूरी जनरेशन को मिटाने वाली बात है। बच्चों का भविष्य के साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, आप देखिए ना, धर्मेंद्र जी ने तो रिपोर्टिंग करी है। ये उमाकांत जी, आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें जोड़ूं जी। इसमें न केवल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बल्कि वो बच्चे जब निकलेंगे डिग्री लेकर वहाँ से, सर्टिफिकेट लेकर, तो वो कितना इंजेक्शन ढंग से लगा पाएंगे, क्योंकि नर्सिंग की तो वो ट्रेनिंग ले पा रहे हैं,
क्योंकि नर्सिंग कॉलेज तो सिर्फ वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, ना तो उसके पास उतनी ज़मीन है, ना उतना सिस्टम है। जो कहते हैं कि 18,000 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन होनी चाहिए, इतने एक बच्चे पर 3 बेड होने चाहिए और कम से कम 30 बेड का अस्पताल उसके साथ हो। ये सब चीज़ें, 90 बेड का एक कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि न केवल वो बच्चे बल्कि मरीज जिनका वो इलाज करेंगे वो भी भगवान के पास जाएंगे। जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर दूसरी उसमें देखा जाए, जी। देखिए, पैरामेडिकल स्टाफ की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, उतना ही उत्तरदायित्व होता है जितना डॉक्टर्स का होता है। डॉक्टर्स के आदेश पर ही पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, अगर वो उतना परिष्कृत नहीं है तो इलाज कैसे कर पाएगा। बहुत दुख की बात है और अफसोस इस बात का है कि एक एजेंसी, ऐसी एजेंसी जिस पर लोगों का भरोसा है, अगर उस एजेंसी में दीमक लग गई है तो दुखद है। और वो तब जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो 2018 में ये सिस्टम बनता है, कानून बनता है। मैं छोटी सी जानकारी 2-3 चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें कॉलेज की न्यूनतम जो स्थान है वो 18,000 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए उस पर। 30 छात्रों पर 90 बेड का हॉस्पिटल इसके साथ होना चाहिए और छात्रों की संख्या बढ़ती है तो प्रति छात्र 3 बेड बढ़ाने होंगे। 10 छात्रों पर एक फैकल्टी अनिवार्य है और इसके साथ साथ फैकल्टी में प्रिंसिपल को 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए और वाइस प्रिंसिपल को 12 वर्ष का तजुर्बा होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसरों की को 8 साल और असिस्टेंट प्रोफेसर को 3 साल का तजुर्बा जरूरी। ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो किसी भी कॉलेज के लिए पढ़ाने लायक स्थिति में बनाती, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था और अभी सब सूटेबल और अनसूटेबल के मामले में मामला फंसा हुआ है। जो धर्मेंद्र जी ने इस पर स्टोरी लिखी है वो सबको दुखी और चौंकाने वाली है और ख़ासतौर से इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र को भी संज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी। 4 तारीख के बाद सरकार का गठन होगा। हमें लगता है कि इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी। धर्मेंद्र जी, आपकी राय? लेकिन निश्चित तौर पर सिर्फ रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने का मामला नहीं है। सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी जिनके पास थी या जिनको चोरों को पकड़ना था वो चोरों से मिल गए। सबसे दुख की बात यह है। और फिर वही बात की जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी जिस पर पूरे देश को बहुत भरोसा है, आज भी है, सीबीआई ने कार्रवाई छोड़ दे। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी उनको छोड़कर। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से दर्शकों को कि भोपाल में ये सीबीआई की ब्रांच है वो एंटी करप्शन ब्रांच है। वो बाकी क्रिमिनल मामलों की जांच नहीं करती, वो सिर्फ करप्शन के मामलों की जांच करती, एंटी करप्शन ब्रांच है। उस एंटी करप्शन ब्रांच की देखरेख में ये काम हो रहा था। और जब जो बच्चे इसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो बच्चों को ये जानकारी मिली कि कुछ खेला हो रहा है, तो जब वो सीबीआई के भोपाल ऑफिस गए तो वो जो एप्लीकेशन देना चाहते थे उनकी एप्लीकेशन पर रिसीविंग नहीं दी गई, उनसे एप्लीकेशन ली नहीं जा रही थी। दूसरे दिन फिर एंटी करप्शन वाले करप्शन में लगे हुए थे। फिर उनको धमकी देना पड़ी कि आप यदि हमसे ये नहीं एप्लीकेशन लेकर इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसे आगे, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्टर के नाम लिखी थी जी। स्वाभाविक है कि यदि मुख्यमंत्री को कहीं ज्ञापन सौंपा जाना है, मुख्यमंत्री के नाम तो किसी एसडीएम को दिया जा सकता है। ठीक वैसे ही भोपाल में सीबीआई के जो एसएसपी हैं उनको ये ज्ञापन देकर, अब एक शिकायती पत्र देकर दिल्ली तक पहुंचाना चाहते थे। उनको धमकी देना पड़ी कि हम यहाँ यहीं बैठेंगे, हम भीड़ इकट्ठी करेंगे, हम धरना देंगे। तब दूसरे दिन जाकर उनकी एप्लीकेशन ली गई और फिर उसको दिल्ली तक फॉरवर्ड किया गया। तब उसके बाद स्पेशल यूनिट, सीबीआई में एक स्पेशल यूनिट होती है जो सीबीआई के लोगों पर निगरानी करती है, एक विजिलेंस यूनिट हम जिसे कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है वो स्पेशल यूनिट को एक्टिव करने का काम भी उन बच्चों ने किया जो इससे पीड़ित थे और उनको खुद जाना पड़ा। और बात व्यापम की कही, मैंने भी कही, गौरव चतुर्वेदी जी ने भी कही, तो व्यापम में निश्चित तौर पर व्यापम में की जांच में भी बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कई ऐसे निर्दोष लोगों को किसी साजिश के तहत या जिन्होंने पैसे नहीं दिए उसके तहत या किसी राजनीतिक अदावत के तहत कई लोगों को एसटीएफ ने और एसटीएफ के बाद सीबीआई ने आरोप पत्र दिए, आरोपी बनाया, जेल भेजा और कई ऐसे निर्दोष लोगों को या जो फंसाए गए उन लोगों को या उनके परिजनों को समाज में बहुत तिरस्कार की भावना से देखा गया। उन पे तमाम लाछन लगाएगा और कई लोगों ने आत्महत्याएं की। तो ये पूरे देश के लिए और देश की एजेंसियों के लिए, जो खासतौर पर भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियां हैं, जिन पे लोगों को बहुत भरोसा है कि ये एजेंसी जांच करेगी तो उसके साथ न्याय होगा या उसकी बात सही तरीके से कोर्ट तक पहुंचेगी, ये बहुत दुखद है। और इसकी जितने बड़े स्तर पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, यदि सिर्फ राहुल राय या मजोका या कुछ डीएसपी ही इसमें इन्वॉल्व हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि
यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो स्वाभाविक है जो उसके सीनियर लोग हैं, बिल्कुल, ये उनकी कहीं ना कहीं, यदि वो इसमें शामिल नहीं है तो लेकिन उनकी कम से कम ये कमजोरी तो है, उनकी ये गलती तो है कि उनका अपनी टीम पर नियंत्रण नहीं है। उनकी जानकारी के बगैर इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। गौरव जी, मैं बताऊं आपको कि पिछले दिनों नेशनल हाईवे के मामले में एक शिकायत हुई थी, और उस नेशनल हाईवे में जब शिकायत हुई तो 2-3 अधिकारी पकड़े गए, क्योंकि वो काम के पूरा होने का सर्टिफिकेट चाहते था ठेकेदार। जब सीबीआई ने उनको पकड़ा, और उनको पकड़ने के बाद फिर मध्य प्रदेश में जितने भी लोग एनएच पर काम कर रहे थे, नेशनल हाईवे पर काम कर रहे थे अधिकारी लोग, उन सबको एक साथ हटा दिया गया। तो ये जो मामला है, इसमें तो मध्य प्रदेश में जो सीबीआई का मुख्यालय है राज्य का या रीजन का, उस पूरे मुख्यालय को बदलने की ज़रूरत है। जितने भी वहाँ चपरासी से लेके जो भी उसका बड़ा अधिकारी है, उन सबको हटाकर नई टीम को नियुक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ तो सीबीआई के दफ्तर की दीवारें तक भ्रष्ट हो गई होंगी, दरवाजे तक भ्रष्ट हो गए होंगे, डोरमेट जिस पर लोग पैर पहुँच के अंदर जाते हैं वो डोरमेट भी भ्रष्ट हो गया होगा, क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर लगता है कि बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये छोटा मामला है कि एक को बर्खास्त कर दिया, दूसरे की जांच हो रही है। यहाँ तो सारे मगरमच्छ बने हुए हैं और उन बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, उन मरीजों का भविष्य चौपट कर रहे हैं जिनका वो इलाज करेंगे बिना कुछ पढ़ाई किया सीखे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ करता था तो कई बार पाकिस्तान के जीतने पर, और जब खास करके पाकिस्तान में मैच होता था तो भारतीय टीम के प्लेयर कहते थे कि यार हमको अगर एम्पायर साथ मिल जाए तो हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। जो स्थिति पाकिस्तान को जिताने के लिए एम्पायर निभाते थे, वो अब सीबीआई और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसियां निभा रही हैं कि सरकारों का साथ देती है, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करती है। अगर इस जांच को सही तरीके से अब अंजाम देना है तो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, और जांच के साथ साथ डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और डेली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की जाना चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि बात में इसलिए ये कह रहा हूं कि राहुल राज जैसे जितने भी अधिकारी जो इस पूरे मामले में लिप्त पाए गए हैं, उनके स्वाभाविक तौर पर सीबीआई डिपार्टमेंट में है तो लंबे समय से उनके कनेक्शंस रहे हैं, बिल्कुल, बड़े अधिकारियों के साथ संबंध रहे हैं। तो हो सकता है वो अधिकारी बाद में उन्हें बचाने का काम करें या कोई और काम करें। तो ऐसी परिस्थिति में किसी जज के अंडर में अगर ये जांच होगी, न्यायाधीश के अंडर में ये जांच होगी, तो मुझे लगता है कि एक दूध का दूध और पानी का पानी होने वाली स्थिति बन पाएगी और सही न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल इसमें दरकार इसी बात की है कि पूरे के कहते हैं ना कि सारे घर के बदल डालें। इस घटना ने यह बता दिया कि मध्य प्रदेश में जो सीबीआई की टीम काम कर रही है उसमें सारे बदलने की ज़रूरत है, सारे बल बदलने की ज़रूरत है। इसमें चपरासी से लेके जो उनका बॉस है मध्य प्रदेश में, उसकी ज़रूरत है। लेकिन मैंने चर्चा की शुरुआत में मकान जी कहा था, क्या देश के गृह मंत्री तो जांच करने आएंगे नहीं, सिस्टम को कठोरता से ठीक करने की ज़रूरत है। और इस ऑपरेशन में हमें लगता है कि सारे अधिकारियों को अगर नहीं बदला जाएगा तो ना तो मैसेज जाएगा और ना ऐसी टीम काम कर पाएगी, क्योंकि जो करप्शन कर रहे हैं उनके बहुत लंबे हाथ हैं, उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, अब बात एजेंसी की साख की है। सीबीआई एजेंसी की साख, मैं ये नहीं कहता कि इस एक मामले से पूरे देश में गिर जाएगी, 1-2% अपवाद भी हो सकता है, लेकिन अब बात साख की है। अब एजेंसी को ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि उसकी जो प्रतिष्ठा है, जो साख है देश भर में, उसको बचाना अब उसकी जिम्मेदारी है। ये तो सच है कि इस स्तर पर, मतलब इस लेवल के अधिकारी के स्तर पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा था तो बहुत दुखद है और चौंकाने वाला है। इसलिए अब ये एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से इस जांच को करें, जो सिर्फ मैसेज ही ना दे, मगर मैसेज दे रहा है ये दिखाई भी पड़े, और जो काम हो रहा है वो जनता तक पहुंचे भी, कि अगर हमारे यहाँ कोई करप्शन था, हमारे यहाँ कोई गंदगी थी, हमारी लकड़ी में दीमक लगी हुई थी, तो उसको रोकने के लिए हमने ये प्रयास किए हैं और ये प्रयासों का ये नतीजा है, वो दिखाई भी पड़ना चाहिए रिजल्ट, तब लोगों का भरोसा वापस बैठेगा। वरना तो ये एक ऐसी बात हो गई है कि बागड़ खेत खा रही है और हम बैठे हुए देख रहे हैं। और एक ऐसी एजेंसी जिसकी इतनी प्रतिष्ठा है देश में, बात बात में लोग जिसके लिए कस्में खाने को तैयार रहते हैं, बहुत ही शर्मनाक है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर कोई गड़बड़ी करता तो उससे कहते हैं कि ठीक है, तू नहीं मान रहा है तो मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। और कोई मामला गंभीर होता तो वो कहते हैं कि तू नहीं, पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही तो उसको सीबीआई से जांच कराएंगे। अब ये सब चीज़ें हमें लग रहा है कि इस मसले में आके तो खत्म हो गई है। कुछ कहना चाह रहे हैं? समय तो खत्म हो गया है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई ये जिस नरसिंह घोटाले की जांच कर रही थी जी। ये पैसे की दृष्टि से उतना बड़ा नहीं है। तो आप कल्पना करिए कि जब सीबीआई के लोग एनएचएआई, रेलवे, इनकम टैक्स के अधिकारियों की जांच करते हैं, और नरसिंह घोटाला में तो 5 लाख और 10 लाख रुपए एक एक कॉलेज से ले रहे थे, तो आप ये शंका है मेरी, और शंका निर्मूल नहीं है। सीबीआई के ही लोग जी। गरीब बच्चों के को न्याय दिलाने के मामले में 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, सोने के बिस्किट ले रहे हैं, वो सीबीआई ने जब्त किए हैं, किसी दूसरी एजेंसी ने किए तो कोई आरोप लगा दे कि किसी ने साजिश के तहत फंसा दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बड़े घोटाले होते होंगे, जब एनएचएआई के हजारों करोड़ रुपए के घपलों की जांच होती है, जब इनकम टैक्स में रिश्वत लेने के मामलों की जांच होती है, तब क्या होता होगा इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि जो मामले में छोटे छोटे पैसों में अगर सीबीआई के अफसर बिक रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर जहां देश की आन बान शान से, सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ये सीबीआई के अफसर कैसी जांच करते होंगे। उमाकांत जी ने कहा कि सवाल सीबीआई की क्रेडिबिलिटी का है, साख का है। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि ये उन गरीब बच्चों का भी, भविष्य का भी है, उनके परिवार का भी है। गौरव जी ने कहा कि इस पूरे मामले में जुडिशरी को इन्वॉल्व करना चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सामने इसकी हर दिन रिपोर्ट जाए, हर दिन ना जाए तो हफ्ते में एक बार वहाँ रिपोर्ट जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब भरोसा खत्म हो गया है, सीबीआई पर भरोसा नहीं है। अगर हाई कोर्ट अपने निर्देशन में इसकी जांच कराएगा तो कुछ निकल सकता है, नहीं तो वही ढाक के 3 पात मामला गड़बड़ होगा और न्याय मिलेगा। इस पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे। चारों मेहमान, तीनों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, धर्मेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, उमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।